Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying taxation law, and next question is discuss the provision relating to the various modes of recovery of income tax. So we are studying Income Tax Act 1961 और इसके अंदर आपने देखा कि इनकम क्या होती है, इनकम के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस क्या है, इनकम अगर प्रॉफिटेबल है, टैक्सेबल है, तो फिर उसका रिटर्न फाइल करना है और रिटर्न फाइल करने के बाद असेसमेंट अथॉरिटी उसकी असेसमेंट करेंगी और फाइनली जो है वहाँ पे फिर टैक्स पे करना होगा. सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टैक्स पेयर और असेसी टू पे टैक्स टू द असेसिंग अथॉरिटी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन टाइम. तो ये ड्यूटी बन जाती है हर एक टैक्स पेयर की कि वो टाइमली जो है अपना टैक्स जो उसका बनता है वो पे करे. तो अगर वो उसकी पेमेंट नहीं करता है तो फिर क्या क्या मोड्स हैं रिकवरी ऑफिसर के पास, जो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर अथॉरिटीज़ है वहाँ पे एक रिकवरी ऑफिसर भी होगा, वो कैसे उस टैक्स की रिकवरी करेगा, इसी क्वेश्चन को आपने यहाँ पे देखना है. तो देखिए, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी टैक्स पेयर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट टू पे इनकम टैक्स विद इन प्रॉपर टाइम. तो प्रॉपर टाइम पे उसको अपना इनकम टैक्स पे करना है. सेक्शन 220 of the act says that where notice is issued to the taxpayer is for demand under section 156, then taxpayer shall have to pay the amount of demand within 60 days from receiving the notice. तो सेक्शन 220 के अंदर ये बोला गया है कि टैक्स पेयर को तो सेक्शन 156 के अंडर उस टैक्स पेयर को एक नोटिस सर्व किया जाएगा और 30 दिनों के अंदर फिर उसको जो है अपना टैक्स जो है भरना होगा. द पावर टू इंक्रीज टाइम लिमिट इज विद द असेसिंग ऑफिसर आफ्टर प्रायर परमिशन ऑफ जॉइंट कमिश्नर. पेमेंट ऑफ सच अमाउंट कैन बी मेड इन इंस्टॉलमेंट. तो देखिए, जो टाइम पीरियड को असेसिंग ऑफिसर बढ़ा सकता है लेकिन उसको जॉइंट कमिश्नर से पहले इसकी परमिशन लेनी होगी. और जो आपकी पेमेंट है टैक्स की वो आप इंस्टॉलमेंट में ही कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए, आप एक चीज़ समझने वाली है कि आप रिटर्न फाइल करते हैं या फिर अथॉरिटी आपको रिटर्न फाइल करती है, उसके बाद आपकी इनकम की असेसमेंट होती है और जो फाइनली आपका टैक्स बनता है वो आपको पे करना है. अगर आप उसको पे नहीं कर रहे हैं तो अथॉरिटी जो है, इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको जो है एक नोटिस सर्व करेगी और नोटिस सर्व करने के बाद 30 दिनों के अंदर जो है आपको वहाँ टैक्स पे करना है. अगर आप टैक्स पे नहीं करते हैं तो आप पे फिर आगे जो है इसकी प्रोसिक्यूशन या सिविल सूट भी आप पे चल सकता है. हाँ, टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है 30 डेज से भी ऊपर, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को इससे पहले जॉइंट कमिश्नर की जो है परमिशन लेनी पड़ेगी और इंस्टॉलमेंट में भी आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं. एस के सिंथेसिस लिमिटेड वसी कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट का केस है. इट हैज़ बीन हेल्ड दैट इन केस ऑफ डिले इन द पेमेंट ऑफ टैक्स द इंटरेस्ट में बी इम्पोज्ड. अगर आप जो है टैक्स को पे करने में डिले करते हैं तो इंटरेस्ट में भी इम्पोज, तो आप पे इंटरेस्ट भी जो है इम्पोज हो सकता है. इफ़ द टैक्स पेयर फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स विद इन द डेफिनेट टाइम लिमिट इवन आफ्टर द नोटिस. तो अगर टैक्स पेयर जो है उस अमाउंट को उस डेफिनेट टाइम में आफ्टर नोटिस जो उसको दिया गया है उसमें अगर वो नहीं करता है, तो मैंने आपको पहले बताया था प्रोसीडिंग ऑफ रिकवरी अगेंस्ट हिम शैल बी इनिशिएटेड. उसके अगेंस्ट जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है कि रिकवरी कैसे की जाएगी. नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स एट द टाइम इज सेट टू बी फेलियर ऑफ द पेमेंट. नॉन फेलियर होता है टैक्स का, अगर वो टैक्स पे नहीं करता है तो इसको फेलियर ऑफ पेमेंट बोला जाएगा. रिकवरी ऑफ टैक्स में टेक प्लेस बाय फॉलोइंग मोड्स. तो फिर जो है रिकवरी यहाँ पे हो सकती है. रिकवरी बाय द रिकवरी ऑफिसर. रिकवरी करेगा कौन? तो रिकवरी ऑफिसर इनकम टैक्स अथॉरिटी जो बनी, आपने एक लिस्ट देखी थी वहाँ पे एक ऑफिसर रिकवरी ऑफिसर भी था और उसके पास ये पावर होती है कि वो उस टैक्स की रिकवरी करेगा उस टैक्स पेयर से. व्हेन एनी टैक्स पेयर फेल टू पे टैक्स अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 222 विच सेट टू बी अ सर्टिफिकेट. तो अगर एक टैक्स पेयर जो है वो टैक्स पे करने में डिले करता है आफ्टर गिविंग अ नोटिस, तो सेक्शन 222 के अंडर जो है उसको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है. अ सर्टिफिकेट मेंशंस टैक्स कैपेबल ऑफ रिकवरी. उस टैक्स सर्टिफिकेट में ये बताया जाता है कि आपका इतना टैक्स जो है ड्यू है. राजा जगदीश प्रसाद सहाय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सुप्रीम कोर्ट का केस है. इट वॉज हेल्ड दैट इन केस अ टैक्स फॉर फेलिंग टू पे टैक्स, अ इनकम टैक्स ऑफिसर शैल सेंड अ सर्टिफिकेट मेंशनिंग द अमाउंट
tax payable to recovery officer. On receiving such certificate, the recovery officer shall do following proceeding. तो इस केस में क्लियर किया गया कि अगर टैक्स पेयर जो है फेल हो जाता है टैक्स पे करने में, तो रिकवरी ऑफिसर जो होगा या कोई भी टैक्स ऑफिसर जो कि एम्पावर्ड है इस एक्ट के अंडर जो है टैक्स रिकवरी के लिए, वो सर्टिफिकेट इशू करेगा और सर्टिफिकेट में मेंशन करेगा कि कितना अमाउंट जो है वो ड्यू है एज अ टैक्स। और टैक्स सर्टिफिकेट इशू करने के बाद जो वो ये सारी प्रोसीडिंग जो वहाँ पे स्टार्ट कर सकता है। कौन कौन सी प्रोसीडिंग है देखिए। अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, टैक्स पेयर की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसको फर्स्ट अटैच कर सकता है और वो उसको फिर सेल भी कर सकता है। अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द टैक्स पेयर के पास मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो सबसे पहले वो मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करेगा और उस मूवेबल प्रॉपर्टी को वो सेल भी कर सकता है और टैक्स अपना रिकवर कर सकता है। वैसे ही अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और उससे जो है टैक्स की वसूली की जा सकती है। अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द प्रिजन ऑफ द टैक्स पेयर, अगर उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है या अटैचमेंट नहीं हो पा रही है तो वो उस टैक्स पेयर को अरेस्ट भी कर सकता है, जेल में भी डाल सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ओवर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी, अगर रिकवरी ऑफिसर चाहे तो एक रिसीवर की अपॉइंटमेंट भी कर सकता है। वहाँ पे रिसीवर कौन होगा, जो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट हैं वो उनको रिसीव करेगा, ना कि वो टैक्स पेयर रिसीव करेगा, वो रिसीव करेगा ताकि उसके इनकम टैक्स की अदायगी जो है वहाँ से की जा सके। अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूव प्रॉपर्टी बी सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। अगर आपने टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी के अटैचमेंट और सेलिंग करनी है तो बाय द वे ऑफ सिविल कोर्ट के ऑर्डर से करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस में ये बोला गया। अंडर द प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टैक्स पेयर एंड पार्टनर इन केस ऑफ मे बी अरेस्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट बात। SM इब्राहिम वर्सेस इनकम टैक्स के केसेस में ये बोला गया कि जब रिकवरी ऑफ टैक्स का प्रोसेस चला हो तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टैक्स पेयर और पार्टनर जो होंगे किसी भी फर्म के, उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है। Section 2 to 3 mention the jurisdiction of the recovery officer. According to it, recovery proceedings under Section 222 shall be carried out by such officer, recovery officer. तो Section 2 to 3 के अंडर जो है रिकवरी ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन को बताया गया, उसकी पावर को बताया गया कि वो किस टैक्स पेयर के अगेंस्ट जो है ये सारी कार्रवाई कर सकता है। कौन होगा वो? विद इन हुज जुरिस्डिक्शन द टैक्स पेयर इज कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन और मेन प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इज सिचुएटेड। तो देखिए यहाँ पे तो टैक्स पेयर जो है जिस टैक्सिंग ऑफिसर रिकवरी ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन में रहता है या फिर वो वहाँ पर बिजनेस और प्रोफेशन करता है, उस एरिया का जो रिकवरी ऑफिसर होगा वो जो है उसके अगेंस्ट रिकवरी स्टार्ट करेगा। तो मीन्स यहाँ पे बोलना है कि रिकवरी ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन उन्हीं लोगों पे आती है जो उसके एरिया में रहते हैं जहाँ पे उसकी जुरिस्डिक्शन चलती है, या फिर उसके एरिया में जो टैक्स पेयर जो बिजनेस और प्रोफेशन कर रहा है उसके अगेंस्ट वो रिकवरी स्टार्ट कर सकता है। विदिन हुज जुरिस्डिक्शन द टैक्स पेयर रिसाइड्स और मूव प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, वही बात आ गई जिसकी जुरिस्डिक्शन में जिस रिकवरी ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन में टैक्स पेयर रहता है या उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वहाँ पे उसके अगेंस्ट ये कार्रवाई स्टार्ट होगी, प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। सेक्शन 224 says that recovery officer, if think necessary and proper, can cancel the certificate or ratify in any clerical or mathematical mistake in it, but the certificate shall neither be cancelled nor amend on the application of the taxpayer। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बख्शी चंद्र 1970 कोलकाता हाईकोर्ट का केस है। यहाँ पे बोला गया कि देखिए टैक्सिंग ऑफिसर चाहे तो जो वहाँ पे जो सर्टिफिकेट दिया गया है उसको कैंसिल भी कर सकता है, उसको रेक्टिफाई भी कर सकता है, कोई क्लैरिकल और मैथमेटिकल मिस्टेक है उसको भी क्लियर कर सकता है। मतलब वो खुद चाहे तो वहाँ पे सर्टिफिकेट इशू करने से रोक सकता है फॉर मोर टाइम, लेकिन वो टैक्स पेयर की एप्लीकेशन पे नहीं होगा, वो उसकी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर पे होगा। वो चाहे तो ऐसा करे, चाहे ऐसा ना करे। Section 225 says that the recovery officer can postpone the recovery of tax under the certain circumstances। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और लिखी है कि रिकवरी ऑफिसर चाहे तो रिकवरी ऑफ टैक्स को पोस्टपोन भी कर सकता है। वो रिकवरी ऑफिसर जो होगा वो अपनी ये प्रोसीडिंग जो है अटैचमेंट जो है मूव प्रॉपर्टी या उसको अरेस्ट करने की, इस सारी प्रोसीडिंग को वो कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन भी कर सकता है। लाइक व्हेन देयर इज अ चांस ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स इन अपील,
कब कर सकता है? जब मान लीजिए टैक्स पेयर ने अपील कर दी है और टैक्स का अमाउंट कम हो सकता है, तो जब तक टैक्स कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं आ जाता उस अमाउंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड, तब तक वो उस प्रोसीडिंग को होल्ड कर सकता है। या फिर इंक्रीजिंग द पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, या फिर गवर्नमेंट ने खुद जो है टैक्स पे करने का टाइम पीरियड बढ़ा दिया है, तो फिर वो इस प्रोसीडिंग को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन भी कर सकता है, होल्ड पे भी रख सकता है। अदर मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स 226 के अंडर जो है अदर मोड्स ऑफ भी बता रखे हैं जिससे टैक्स की रिकवरी की जा सके बाय द रिकवरी ऑफिसर। रिकवरी फ्रॉम द सैलरी, इफ़ द टैक्स पे अर्न इनकम अंडर द हेड सैलरी, अगर एक टैक्स पेयर जो है वो इनकम कहाँ से ले रहा है? सैलरी से उसको इनकम आ रही है, तो टैक्सिंग ऑफिसर मे रिक्वायर एनी पर्सन पेइंग द सेम टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू फ्रॉम सच असेसी एंड सच पर्सन शैल कंप्लाई विद एंड शैल पे द सम टू द डिडक्ट टू द क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। तो अगर कोई टैक्स पेयर जो है वो एक एम्प्लॉय है, उसको बाय द वे ऑफ सैलरी वहाँ पे इनकम हो रही है, तो वो उसका जो एम्प्लॉयर होगा उसको बोलेगा, उसको वहाँ पे डायरेक्ट करेगा कि उसकी सैलरी में से उस ड्यू अमाउंट को काटे और गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाए। तो एम्प्लॉयर पे वो वहाँ पे जो है लाइबिलिटी बना देगा। लेकिन देखिए, तेजमल आर अमीन वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स 1994 गुजरात हाई कोर्ट के केस में साफ बोला गया था कि बट सच रिकवरी कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ एनी अदर मेंबर ऑफ द फैमिली। तो आप जो टैक्स पेयर है जिसके टूवर्ड वो टैक्स पेंडिंग है, उससे टैक्स की रिकवरी करेंगे, ना कि उसके किसी फैमिली मेंबर से। और कोई फैमिली मेंबर जो कमा रहा है उसकी सैलरी से नहीं करेंगे, ये बात यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए। रिकवरी फ्रॉम द अदर पर्सन, इफ़ द टैक्स पेयर हैज़ टू रिसीव एनी अमाउंट फ्रॉम एनी अदर पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या लिखी है कि अगर टैक्स पेयर जो है जिसने टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, अगर उसने किसी और पर्सन से पैसे लेने हैं, तो फिर टैक्स पेयर यहाँ पे रिकवरी ऑफिसर क्या बोलेगा? उसको ऑर्डर करेगा अदर पर्सन को कि वो जो अमाउंट आपने टैक्स पेयर को देना था उसको ना दे के आप उस अमाउंट को जो है रिकवरी ऑफिसर को दीजिए या उस गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाइए, अगर उस टैक्स पेयर ने किसी और से पैसे लेने हैं तो। रिकवरी ऑफ अमाउंट डिपॉजिट विद द कोर्ट, इफ एनी अमाउंट ऑफ टैक्स पेयर इज डिपॉजिटेड विद द कोर्ट, an application may be made to the court for not paying such amount to the taxpayer but keep the payment but keep for payment of the tax। अगर मान लीजिए टैक्स पेयर को कुछ अमाउंट जो है थ्रू कोर्ट मिला, मान लीजिए कोई टैक्स पेयर का कोर्ट में कोई केस चला हुआ है किसी प्रॉपर्टी से या किसी लोन का रिलेटेड केस है और उस केस को वो जीतने वाला है और कोर्ट के थ्रू उस टैक्स पेयर को कुछ पैसा मिलना है, तो टैक्सिंग ऑफिसर जो होगा वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकता है कि हमने भी इस टैक्स पेयर से कुछ जो है यहाँ पे टैक्स की रिकवरी, पेमेंट की रिकवरी करनी है, तो वो अमाउंट आप हमें दीजिए। इफ़ द अमाउंट डिपॉजिट विद द कोर्ट इज सच दैट आर टैक्स पेयर हैज़ नो राइट ओवर इट, सच अमाउंट कैन नॉट बी अटैच अंडर द प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी। तो ऐसा अमाउंट जिसका टैक्स पेयर पे कोई, अगर टैक्स पेयर का उस अमाउंट पे कोई राइट नहीं बनता है तब एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती, ना ही रिकवरी की जा सकती। अगर क्लियर बात यहाँ पे यही है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग से टैक्स पेयर को किसी भी मैटर में अगर कोई पैसा आता है और जो वो उसका है, तो उस कंडीशन में टैक्सिंग ऑफिसर कोर्ट को एप्लीकेशन लगा के उस अमाउंट में से अपना टैक्स ले सकता है। लेकिन जो कोर्ट में जो अमाउंट मिला है टैक्स पेयर का वो उसका नहीं है, किसी और का अमाउंट उसको मिला, तब वो रिकवरी और प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है। रिकवरी बाय द सीजर एंड सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, तो ये आपने पता ही आपको, द असेसिंग ऑफिसर और रिकवरी ऑफिसर तो रिकवरी के सीजर एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी के थ्रू भी जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी को इनकम टैक्स को रिकवर किया जा सकता है। द असेसिंग ऑफिसर और रिकवरी ऑफिसर ऑन बीइंग ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर और चीफ कमिश्नर कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ टैक्स बाय सीजर एंड सेल ऑफ द टैक्स पेयर प्रॉपर्टी। तो कमिश्नर और चीफ कमिश्नर के ऑर्डर पे अगर वो ऑथराइज कर देता है तो असेसिंग ऑफिसर होगा या फिर वो रिकवरी ऑफिसर जो होगा वो प्रॉपर्टी को सीज करके उसकी सेल करके भी जो है इनकम टैक्स को पूरा कर सकता है। बट इट्स important to mention that the recovery due to income cannot be affected from such property which is mortgaged with the bank as a security against loan। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे,
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, गुजरात हाई कोर्ट के केसेस में बोला गया कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है बैंक के साथ और आपने उसके अगेंस्ट लोन लिया हुआ है, तो उस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को बेच के या उसको सीज करके उसकी सेल करके जो है अपने इनकम टैक्स की रिकवरी नहीं की जा सकती है। रिकवरी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इफ़ द रिकवरी इन एनी एरिया इज एम्पावर्ड बाय द स्टेट, कई जगह ऐसा है कि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी रिकवरी करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी उस एरिया के पर्सन को कि वो रिकवरी करे टैक्स की। नेक्स्ट आपके पास द रिकवरी इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट विद अदर कंट्री वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉरेन गवर्नमेंट हैड एन एग्रीमेंट बिटवीन देम रिगार्डिंग द रिकवरी ऑफ टैक्सेस। देखिए रेसिप्रोकल एग्रीमेंट भी होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि वहाँ जो लोग होते हैं एक दूसरी कंट्री में आते जाते हैं, इनकम अर्न करते हैं, तो फिर टैक्सिंग लाइबिलिटी जो है वहाँ पे बन जाती है। तो एग्रीमेंट भी होगा अगर कंट्री के साथ, दो कंट्री के साथ, तो वहाँ पे टैक्स की पेमेंट उस हिसाब से उसकी रिकवरी की जाएगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द फॉरेन गवर्नमेंट हैड एग्रीमेंट बिटवीन them regarding the recovery of tax as per the section 228A, recovery of tax of payment in foreign and recovery of tax of foreign in India can occur। तो 228 के अंडर फिर इंडिया में या फिर फॉरेन में दोनों ही तरीके से, दोनों ही साइड पे रिकवरी ऑफ टैक्सेस की जा सकती है अगर कोई वहाँ पे टैक्स की पेमेंट नहीं करता है। तो ऑथराइज ऑफिसर शैल सेंड अ सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स टू द इंडियन डायरेक्ट टैक्स बोर्ड और अ कॉम्पिटेंट बोर्ड ऑफ फॉरेन कंट्री। तो जो इंडिया में ऑथराइज ऑफिसर होगा, अगर टैक्स की रिकवरी किसी दूसरी कंट्री के टैक्स पेयर से है जिसका इंडिया के साथ एग्रीमेंट हो रखा है, तो वो वहाँ के टैक्स बोर्ड को या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो है सर्टिफिकेट सेंड करेगा। सच सर्टिफिकेट इज़ फॉरवर्डेड टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और वो सर्टिफिकेट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे दिया जाएगा और वो रिकवरी करेगा उस टैक्स की। फिर तो ऑन रिसीविंग सच अमाउंट एक्सपेंसेस ऑफ ऑन रिकवरी आर डिडक्टेड, तो जितने भी रिकवरी को अमाउंट को रिकवर कर में जितने भी एक्सपेंसेस आए हैं उनको निकाल के बाकी जो अमाउंट होगा वो बोर्ड को दे दिया जाएगा। तो दो कंट्रीज़ के बीच में भी अगर एक एग्रीमेंट है तो फिर दोनों कंट्रीज़ के जो एसएससी हैं, टैक्स पेयर, जो एक दूसरी कंट्री में अगर इनकम अर्न करते हैं और वहाँ पे टैक्स देने से बचने की कोशिश करते हैं, तो फिर दूसरी कंट्री के टैक्स पेयर को भी सर्टिफिकेट सेंड किया जा सकता है और रिकवरी ऑफ टैक्स की जा सकती है। सर्टिफिकेट टू टैक्स पेयर वेयर एनी पर्सन इज नॉट डोमिसाइल्ड इन इंडिया एंड हैज़ कम टू इंडिया फॉर एनी सोर्स ऑफ इनकम और अर्न इनकम फ्रॉम एनी सोर्स, he shall have to obtain a certificate from assessing authority at the time of leaving India declaring that he paid the taxes। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि इंडियन डोमिसाइल का नहीं है, इंडिया का नहीं है, और इंडिया में आता है और यहाँ पे किसी तरह की इनकम जनरेट करता है, तो उसको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर से, और उसमें ये बात लिखी होगी कि वो जाने से पहले, इंडिया छोड़ने से पहले अपना सारा टैक्स पे करके गया है। लेकिन ये सर्टिफिकेट उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे नॉट गलत लिखा हुआ है, जो कि इंडियन डोमिसाइल होगा उसको ये सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बट हैज़ विजिटेड इंडिया फॉर टूरिज्म, जो इंडिया में सिर्फ टूरिज्म के लिए आया, घूमने फिरने के लिए आया, उसको भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसका पर्पस यहाँ पे इनकम अर्न करना नहीं है। हैज़ नो इंटेंशन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया, इसमें इंडिया में आके कोई बिजनेस और प्रोफेशन करने की उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं है, तो ऐसे पर्सन को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत जो है नहीं है। सिमिलर थिंग्स अपेयर टू इंडियन रेजिडेंट व्हेन ही विजिट्स अब्रॉड एंड अर्न एनी इनकम, यही चीज़ जो है इंडियन रेजिडेंट पे भी लागू होती है अगर वो बाहर जाता है और वहाँ से इनकम जनरेट करता है, और दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक एग्रीमेंट हुआ है, तब ये सिचुएशन वहाँ पे होगी। तो ये आपके पास रिकवरी का सारा सिस्टम है। थैंक यू सो मच।